गिरीश जी मूलतः महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में ये घुमंतु जनजाति मेनली पारधी समाज के साथ उन्होंने अपने काम की शुरुआत की। 1970 के शुरुआत से ही गिरीश जी इस कार्य के साथ जुड़े। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे पारधी, वडार, कैकाडी, डावरी, गोसावी, गोंधड़ी, डोंबारी, कोल्हाटी, लंबाड़ी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हो सकता है आप में से बहुत कम लोगों ने ये सारे नाम सुने। तो इन लोगों के साथ गिरीश जी ने काम चालू किया। क्योंकि ये जनजातियां घूमती रहती थी, परिवार के सदस्य एक जगह पे टिके नहीं रहते थे, तो उनके बच्चों की शिक्षा एक बहुत ही विकट प्रश्न था। और उस कारण से इन जनजातियों के महिला और पुरुषों के साथ साथ छात्र और उनकी शिक्षा, ये वाला विषय ध्यान में रखते हुए भटके विमुक्त विकास परिषद नाम के संगठन की शुरुआत हुई। और मराठवाड़ा के बीड, धाराशिव, सोलापुर, परभनी, नांदेड़, पुणे, वहां के ग्रामीण अंचल में रहने वाले जो ये जनजातीय घुमंतु समूह है, उनके साथ काम शुरू हुआ। और उसी कड़ी में 1993 में यमगरवाड़ी नाम का एक बहुत सुंदर प्रकल्प तुलजापुर तहसील में शुरू हुआ। यहाँ एक पाठशाला की शुरुआत हुई और ये पाठशाला अभी भी चल रही है। मेरा सौभाग्य है कि आईआईटी मुंबई में मैं जब पीएचडी के लिए छात्र था, तो वहाँ एक स्टूडेंट का ग्रुप था, ग्रुप फॉर रूरल एक्टिविटीज, और उस ग्रुप के साथ हम वहां जाके उस प्रकल्प को देख कर भी आए थे। गिरीश जी ने उसके बाद 2006 में पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम, ऐसा एक प्रकल्प पुणे में चिंचवड़ में शुरू किया। गिरीश जी एक बहुत अच्छे लेखक भी है। उनकी बहुत सारी किताबें मराठी और हिंदी में भी पब्लिश हुई है, जैसे कि पालावरचे जीवन, लोक आणि संस्कृति, पारधी, और बहुत रिसेंटली शिवगंगा प्रोजेक्ट जो झाबुआ में हुआ है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर नव भगीरथ नाम की किताब आज भी आपको अमेज़न पे मिल जाएगी और वो बहुत पढ़ने लायक है। गिरीश जी का जो सामाजिक कार्य हुआ है, उस कार्य को देखकर उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। कुछ चयनित पुरस्कारों को मैं यहाँ प्रेषित करना चाहूंगा। साल 2000 में उनको अंत्योदय पुरस्कार मिला, जो रामभाऊ महाराज प्रबोधिनी के तहत। उसके बाद 2015 में सामाजिक सेवा जीवन गौरव पुरस्कार मिला। और आपके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ये बताना चाहूंगा कि पिछले साल गिरीश जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ये भारत का चौथा सिविलियन अवार्ड है और हमारा सौभाग्य है कि गिरीश जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित है, उनके अपने अनुभव बताने के लिए। नमस्कार। नर्मदा साहित्य मंथन, इसमें आए हुए सभी अभ्यासक, जिस पर मैं बात करने वाला हूँ वो घुमंतु जनजाति तथा विमुक्त जातियां। विमुक्त यानी जिनको गुनहगार घोषित किया था अंग्रेजों ने 1871 में, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। उसमें कुछ घुमंतु में ही है, लेकिन महाराष्ट्र में भटके और विमुक्त, घुमंतु और विमुक्त ऐसे कहते हैं। जितने सारे पिछले 200 साल में प्रकाशित वाङ्मय है, साहित्य है, उनके बारे में जो लिखा गया है वो सिर्फ गलत नहीं है, गलत तो है ही, लेकिन जिसे आप गुनहगार कहेंगे, जिन्होंने लिखा है उनको
गुनहगार कहना चाहिए, क्योंकि उनका इतिहास जो लिखा उसी से वो गुनहगार कहने लगे, उनको पहचान उनकी बदल गई। लमाण, बंजारा, बेरड, रामोशी, गोसावी, गोंधळी, पारधी, राजपूत, भामटा, भाट, ऐसे 40 से ज्यादा जनजातियां, शिकलकरी, शिकलगार कहते हैं, शिकलकरी, गाड़िया, लोहार, इनके बारे में अंग्रेज अधिकारी था केनेडी नाम का, उन्होंने लिखा है गुनहगार जाति और जमाती, ऐसी किताब लिखी। तो ये गुनहगार ऐसे कोई जाति हिंदू समाज में नहीं रहती, ये गुनहगार है, ऐसे कोई जाति जनजाति नहीं। अंग्रेजों ने कानून करके उनको समाज से दूर किया। बेरड रामोशी में तो क्रांतिकारक उमाजी नाइक हो गए, जैसे बिरसा मुंडा जी ने खुद को भगवान बताया, वैसे इन्होंने खुद को राजा कहा, हम राजे हैं। जब अंग्रेजों का शासन यहाँ शुरू हो गया पूरे भारत भर में, तभी जिन्होंने उनके खिलाफ पूरा का पूरा जंग छेड़ा, वो 1757 से लेकर 1857 तक एक शताब्दी, एक ही दिन ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध नहीं हुआ। और वो सारा युद्ध जो था वो घुमंटू जनजातियों ने पूरे भारत भर में, ऐसे कोई ये नहीं कि घुमंटू जनजाति एक जगह की है, केरल से लेकर कश्मीर और आसाम, मणिपुर से लेकर गुजरात, राजस्थान तक है। भाषा के तौर पे उनमें कुछ प्रकार है, एक है दक्षिण करके, सभी तमिल, मलयाली, उड़िया तक वो सारे, तेलुगु, कन्नड़ी, और बाकी सारे जो है वो गुजरात और राजस्थान से पैदा हुए, कई सालों से। सिर्फ भारत भर में घुमंटू है ऐसे नहीं, पूरे विश्व भर में ज्यादातर यूरोप और एशिया, रशिया, वहां घूमने वाले ये जनजातियां हैं। उसमें प्रमुख जो है लमाण, बंजारा, वो पूरे विश्व भर में घूमे हैं। स्वतंत्रता मिलने के बाद पाकिस्तान की निर्मित हो गई और वो जो रास्ता था वो बंद हो गया, जो सिल्क वे से जाके मिलता था, खैबर की कई रास्ते थे। तो ये घूमने वाले जो है घुमक्कड़, कुछ ऐसे हैं नाथ जोगी जो हाथी भी लेकर घूमते हैं, आज भी उनके पास हाथी रहता है, बैरागी जैसा पोशाक रहता है, भगवी कफनी पहनते हैं। तो बंजारा जो है ये एक गांव जैसा ही रहता है, बंजारा का तांडा कहते हैं। बंजारों के तांडव का तांडा जो है वो हम्पी, मंगलोर, बेंगलोर, रामेश्वर, केरल, वहीं से लेकर रास्ते जो पुराने रास्ते दक्षिण पथ जिसे कहते हैं, उससे निकलकर पूरे विश्व भर में जाते थे। किसानों के पास से कुछ अनाज, अच्छे चावल, गेहूं, ये दाल, अलग अलग प्रकार की मसाले सारे, केरल, तमिलनाडु में, कर्नाटक में मसाला स्पाइसेस बनते हैं, तो वो कुछ हथियार, लोहे के हथियार
बनते थे वो भी यहाँ से जाते थे। हम सुनते हैं कि वहां से हथियार यहाँ आते, आजकल आते हैं। पुराने जमाने में हथियार बेचने वाला भारत जैसा कोई देश नहीं था। भारत एकमात्र देश ऐसा था कि सभी प्रकार के हथियार यहाँ बनकर बेचने जाते थे। तो ये सारे बनाने वाले और बेचने वाले लमाण बंजारा तो आज भी यूरोप में है, कई लाख संख्या है यूरोप में। उनके रोमानी कहते हैं वहां, लेकिन उनकी भाषा जो है वो लमाणी ही है। कई सालों से वहां है तो भी उनकी भाषा में अंग्रेजी या इसका प्रदूषण नहीं हुआ है, और वो अपनी भाषा संस्कृति वहां भी उन्होंने सुरक्षित रखी है। लमाणी जो है, लमाणी शब्द का ही अर्थ है कि इधर का माल उधर लेकर बेचने वाले। वो टेंट लगाकर रहते हैं और बंजम की महिलाएं जो है आरसा और चुनरी घाघरा पहनते हैं। लमाणों का तांडा जो रहता है, तांडा ये अभी तक तो ऐसा घूमने वाला था, लेकिन पार्टीशन के बाद, स्वतंत्रता के बाद वो तांडे घूमना बंद हो गया और एक जगह जहां वो थे वही उन्होंने अपने गांव बसा दिए। एक तांडा नहीं तो उसमें कई प्रकार की वस्तु, एक गांव जैसा ही 5,000 8,000, उसमें संरक्षक दल भी रहता था और यहाँ से हजारों किलोमीटर यूरोप के सभी देशों में वो जाते थे। कापड़, कॉटन, रेशम और वुलन, ये सारे भारत में बनने वाले लेकर वहां ठंडी के मौसम के पहले 4 महीने ही सिर्फ वहां बेच सकते थे और 3 साल तक ये आना जाना उनका रहता था। 1-1.5 साल जाने के लिए, 1-1.5 साल आने के लिए ऊंट, घोड़ा, बैल और उसकी गाड़ियां, रथ, उसमें ये सारा सामान डालकर यूरोप में जाते थे। जब आते थे तो 3 साल के बाद उनकी जात पंचायत, न्याय पंचायत बैठती थी, जो आज भी जहां वो रहते वहां होती है। वैसे अभी महाराष्ट्र में न्याय पंचायत के लिए पाबंदी लगाई है, बंदी की है उसको गवर्नमेंट ने, लेकिन न्याय पंचायत का जो मामला है, उसके कानून है, वो भी आज की न्यायालय से भी ज्यादा पुरोगामी है, यानी मानवतावादी है। आज के न्यायालय में तो मृत्युदंड भी आज भी देते हैं। वहां कौन सा भी गुनाह हो तो बहिष्कृत करना समाज से, यही ज्यादा से ज्यादा दंड था। मृत्युदंड बहुत कम थे, जब मुस्लिम आ गए तब से मृत्युदंड की ज्यादा ये होने लगी। तो इनकी जात पंचायत, न्याय पंचायत, शादी, ये सारा जो है वो किताबों में जो आया है, इस सारी भारत की अभी व्यवस्था जो है, सामाजिक व्यवस्था, उसमें आरक्षण आ गया जो पिछड़े वर्ग थे उनके लिए। तो आरक्षण की वजह से हर एक जात अपने को अलग मानने लगी। समाज में भी अस्पृश्यता थी, इसलिए कुछ जातियों को अलग रखा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी सभी जनजातियां, जातियां, उनके नाम अलग हो गए। कोई शेड्यूल कास्ट बन गए, कोई शेड्यूल ट्राइब बन गए, कोई VJNT बन गए, कोई OBC बन गए। तो ये समूह, OBC का समूह है, NT का समूह, VJ का समूह, ये सारे समूह अलग से जाति की प्रथा में फिर से आ गए। भारत में पहले ऐसा कुछ कम था। मुस्लिम आक्रमण के बाद घुमंटू जनजातियों में कुछ जातियां घुमक्कड़ है तो भी इस्लाम उनको अपनाना पड़ा, लेकिन रीति रिवाज आज भी वही है, परंपरागत हिंदुओं के।
जैसे यहाँ गोपाल जो डमरू थे और रस्सी के ऊपर चलते हैं काठी लेकर, वो गोपाल यहाँ मध्य भारत में है, यूपी में है। कई ऐसे उसमें से है कि जो इस्लाम अपनाया है। तो ये सारे घुमक्कड़ जनजातियों में 1757 से लेकर 1857 तक 100 साल जितने सारे संग्राम हो गए, युद्ध हो गए, ये घुमक्कड़ जनजातियों ने किए हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जहां कहीं युद्ध नहीं हुआ। तो ये सारे लड़ाकू थे, व्यापार करने वाले थे, कलाकार थे, नट जो है, भाट है, चारण है, ये सारे एक प्रकार के इतिहास लेकर घूमने वाले थे। पूरे भारत भर में जाते थे चारण और भाट, कुल, कथा, गोत्र, नामावली, इतिहास हर एक का लिख कर रखने वाले। लेकिन इस्लाम का आक्रमण और बाद में अंग्रेजों का आक्रमण, इससे ये बिखर गए। तो भी आज भी कई ऐसा जनजातियां हैं कि जो घूमते हैं। जितने सारे युद्ध के 1857 में के पहले उमाजी नाइक बेरड रामोशी समाज के थे। पारधी जनजाति में हमारा वहां ज्यादा काम है। पारधी जनजाति भी गुजरात की थी, वाघरी कहते उसे। और सौराष्ट्र का जो मंदिर है, पुरातन मंदिर, उसके बाजू के 25-40 गांवों में वाघरी लोगों की यानी पारधी लोगों की जनसंख्या अधिक है। जो 17 बार आक्रमण हुआ और बार बार वो मंदिर तोड़ा गया, लूटा गया, उसको प्रतिकार करने वाली पारधी जनजाति थी। ये सारे जनजाति के नाम जो लिए हैं, वो कई ऐसे पिछड़े वर्ग, जिनको ज्ञान नहीं, भाषा का ज्ञान नहीं, ऐसे कोई नहीं था। एकदम अच्छे थे, संस्कार अच्छे थे, संस्कृति बहुत अच्छी थी और पूरे विश्व को जानते थे। जो अच्छी बातें यूरोप में उसी समय, ये पिछले 400 साल पहले शुरू हो गई, वो भी उनको मालूम थी। तो अंग्रेजी भाषा भी जानना, यूरोपियन कई भाषाओं का ज्ञान उनको था। उनकी जो भाषा है, लंबाड़ी भाषा है, उसमें आज से अंग्रेजी शब्द है ऐसे नहीं है, पुरातन काल से है। फ्रेंच शब्द है, पोर्तुगीज है। तो ये यहाँ तो पोर्तुगीज नहीं थे, गोवा और वहां ही थे। तो इनके भाषा में ये शब्द कैसे आ गए? वस्तुओं के नाम पोर्तुगीज है, कुछ रोमन है। तो इतिहासकारों ने इसको गलत इतिहास लिखा कि वहीं से आए हैं, कुछ अनार्य है, कुछ द्रविड़ है, उनके ऊपर आक्रमण किया गया। वो नगर में रहते थे और उनको भगा दिया, जंगल में घुमक्कड़ बनाए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये उनकी संस्कृति थी, वहां से उनको भगा दिया आर्यों ने। ऐसा इतिहास में सारे लिखा है। जब से ये काम शुरू किया, घूमना शुरू किया, उसके पहले हम भी वही किताबें पढ़कर, लक्ष्मण माने जिन्होंने उपरा लिखा था। उपरा ये जो है वो कैकाडी समाज के ऊपर की आत्मकथा है लक्ष्मण माने की। भाषा भी थोड़ी कठिन रहती है, उनकी भाषा है, बोली भाषा। उसमें उन्होंने लिखा है कि हम उपरे है। उपरा यानी परदेशी, यानी परका, बाहर से आया हुआ, यहाँ का नहीं है ऐसा। लेकिन उन्होंने लक्ष्मण शास्त्री जोशी जी के जाकर पूछा कि हम कौन हैं, हमारी पूर्वज कौन थे। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा शूद्र कौन थे, उन्होंने उसमें सिद्ध किया है कि शूद्र एक क्षत्रिय और ब्राह्मण भी है, तो वो अछूत बन गए। तो हमारा इतिहास क्या है? लक्ष्मण शास्त्री जोशी जी वैदिक वेद शास्त्र संपन्न थे। सोमनाथ के मंदिर का पौरोहित्य भी उन्होंने किया है।
लेकिन वो मार्क्सवादी थे, रॉयिस्ट थे। तो उनका जो विचार था, वो जब बातें करते हैं, वैदिक संस्कृति का इतिहास लिखा है, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी गलतियां करके रखी है। उन्होंने लक्ष्मण माने को कहा कि आप शूद्र है, आप शूद्र और अति शूद्र ये है, तो आपके ऊपर आक्रमण किया आर्यों ने, इसलिए आपको घूमना शुरू हो गया। आप यहाँ के करता लोग थे। तो उन्होंने उसी के ऊपर लिखना शुरू किया। अभी सारे जो लिखते हैं, वो जनजाति के लेखक हो या घुमक्कड़ जनजाति के हो या अस्पृश्य, जो सारे लिखते हैं उसी के अनुसार लिखते हैं। तो ये क्या है, जब हमारा काम शुरू हो गया, हम घूमना शुरू किया, उनको स्कूल लाना है, सिखाना है, इसलिए एक जमगरडी नाम का प्रकल्प भी शुरू किया था। और जब जाने लगा तो गड़िया लोहार की एक बस्ती है तुलजापुर के नजदीक, उनके यहाँ गया तो उसमें ध्यान में आ गया, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बैठ गया सामने। वो काम करते थे, छोटी लड़की थी, उसके गले में मंगलसूत्र था शादी का, तो ये 6-7 उम्र की थी। दूसरी सारी औरतें वहां काम करती थी और पुरुष जो है वो भी काम करते थे। देखने में पूछने में ऐसा लगा कि इनको लोहे का, लोग आते थे देते थे, वो बना के देता था। सारी महिलाओं को भी लोहे का काम अच्छे ढंग से करना आता था। जैसे यंत्र काम करता है वैसे वो काम करते थे। तो ये देखने के पश्चात ऐसा लगा कि इनको इतना सारा मालूम है, ये तो अभियांत्रिकी है, इंजीनियरिंग है। गाड़िया लोहार जो है वो गाड़ी बनाता है, गाड़ी का चाक जो है लकड़ी का, उसके ऊपर ढाव कैसे है लोहे की, वो चढ़ाता है। तो लोहे की ढाव और लोहे की और बाकी सारा लकड़ी का काम, इसमें पूरी ज्योमेट्री है। वो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी स्कूल में गया नहीं, उसे पाइथागोरस भी मालूम नहीं है। वैसे तो पाइथागोरस ने ये ज्योमेट्री लिखी नहीं है, ये त्रिकोणमिति के सिद्धांत बोधायन के है, और बोधायन ने खुद कहा है कि ये मैंने खोजा नहीं है, ये पूर्वजों से आया है, मैंने ग्रंथबद्ध किया है। बुद्ध के पहले 100 साल बोधायन होके गए। तो इतने पुराने समय से पूरे जो पिछड़ी है, जो घुमक्कड़ है, उस जनजाति में भूमिति के सारे सूत्र मालूम है, गणित की सारे सूत्र मालूम है। छत्तीसगढ़ में घूमता था, गोंड कोरकू अलग अलग जनजाति में। जो स्कूल हमने खोला था वो निकोले का ही था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में गया तो टोकरी लेकर, मिट्टी लेकर महिलाएं आई थी, और वहां महिलाओं के साथ बैठकर देखने लगा तो उन्होंने एक भट्टी लगाई। आज तो हमें भट्टी जो कहते हैं, चूल्हा भट्टी, उसमें सोना निकलता है, लोहा निकलता है, और इसी जनजाति में भी ये ज्ञान है, घुमक्कड़ जनजाति में भी है, ये मालूम ही नहीं। भट्टी कहे तो शराब बनाने की जो रहती है, वो गांव-गांव में अभी भट्टी है, लेकिन हर एक गांव में वहां छत्तीसगढ़ में ये भट्टी है और महिला ही बनाते हैं। मैंने उनसे पूछा ये काहे की मिट्टी है, 8-10 टोकरियों में मिट्टी लाई थी। उन्होंने कहा इसमें लोहा है। कैसे समझ में आता है, लोहे की मिट्टी है। उन्होंने कहा सुन लो, उसका गंध ले लो। हमें तो गंध का मालूम है नहीं, गंध तो आजकल बाहर से फवारे लगाकर गंध आता है, लेकिन मिट्टी को लोहे का गंध आता है, ये परीक्षा है उनकी, ये टेस्ट है। तांबा का अलग मिट्टी थी, और उसने कहा कि ये सोने की मिट्टी, इसमें सोना है। और 2-3 घंटों में लोहा निकाला, तांबा निकाला, महिलाओं ने
पुरुष उसके औजार बनाते हैं, उसको कारागिरी करते हैं। महिलाओं ने सोना भी निकाला, अंग पर पूरे कपड़े भी नहीं थे, झोपड़ी थी, लेकिन इतना सोना दो हाथ में भी नहीं बैठेगा, इतना सोना मिट्टी से उन्होंने निकाला। तो ये सारा ज्ञान उनको कहां से आया? अभी इन्होंने बताया कि वो पवई आईआईटी में, पवई आईआईटी की ही एक विद्यार्थी, प्राध्यापक विद्यार्थी होन कळसकर, वो हमारे साथ आए थे और उन्होंने परिचय दिया। उनको भी मालूम नहीं था होन कळस यानी क्या। होन यानी सोना, ह से हिंदू, स से सिंधु, तो सोना ये फारसी भाषा का प्रभाव। और कलश, कलश बनाना मंदिर का, वो बनाने वाले, वो महिला ने उसके नाम पूछने के बाद बताया कि अरे ये तो हमारा जात वाला है। आप वो है जनजाति की, आदिवासी की, गोंड समाज की, और ये था देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण। तो उसने कहा कि ये हम कैसे निकालते हैं? परीक्षा नली में डालकर मिट्टी, उसमें कुछ रसायन डालकर, केमिकल डालकर, इसमें लोहा कितना है, तांबा कितना है, सोना कितना है, ये समझने के बाद भी सीधी मिट्टी उठाकर हम नहीं जान सकते। वो उसने कहा कि हम परीक्षा देते हैं, हम पीएचडी करते हैं, लेकिन ये अभ्यास नहीं होता है। ये जनजाति में ये पूरा का पूरा अभ्यास है। अभी देखेंगे तो जो पिछड़ा है, आदिवासी है, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, और बताया गया है सारे भारत के किताबों में जो पढ़ते हैं हम पहली कक्षा से एमए तक, हिस्ट्री या, कि पुरोहित वर्ग जो है, जो उच्च वर्ग है, उन्होंने दलितों को, घुमंटू जातियों को और जनजातियों को ज्ञान से वंचित रखा, महिलाओं को वंचित रखा। तो इसमें तो ऐसा ध्यान में आ गया कि इस महिला के पास सोना का परीक्षा करना आता है, लोहे का आता है। उतना ही नहीं, कई प्रकार की वनस्पति का अभ्यास उनका है। उनके यहाँ एक कल्याण आश्रम की संगठन मंत्री थी छत्तीसगढ़ में, एक जिले की, वो वहां उस घर की थी। उसने कहा कि ये इसका उपयोग ये है, इसका उपयोग है, वनस्पति जाते जाते पैदल। तो सारी वनस्पतियों का ज्ञान भी उनके पास था। वनस्पति का ज्ञान है, धातु का ज्ञान है, विविध प्रकार के मिट्टी का ज्ञान है, कैसे अनाज निकलता है, वो कौन सा पौधा लगाना है, कितने अंतर से लगाना है, उसका भी ज्ञान है, और पूरे ऋतु चक्र का भी ज्ञान है, पर्यावरण का ज्ञान है। तो ये अनपढ़ है, गवार है, गुनहगार है, घुमक्कड़ है, जनजाति के है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इनके पास जो ज्ञान है वो आज की भी 12 साल या 25 साल स्कूल में जाकर भी वो हम अपना नहीं सकते, इतना ज्ञान है। जैसे इंदुमती ताई जी ने गृहस्थ का जो वर्णन किया, उसमें पति पत्नी दाम्पत्य और ज्ञान का, वैसे ही उनके यहाँ है। तो ये जो बात है वो देखने के पश्चात किताबों में लिखा है कि हमें घर से निकाला, गांव से बाहर ढकेला, जंगल में भेजा, घुमक्कड़ किया, हमारा सारा छीन लिया। ऐसी बात नहीं है। पूरे विश्व को, पूरे भारत का सांस्कृतिक अंग आज भी घुमक्कड़, घुमंटू जनजाति के पास है। और वो ज्ञान जो है, इसका अनुभव आगे चलकर 10-12 साल में इतना मिलने लगा कि हम हमारे यहाँ के बच्चों की एक स्कूल की यमगढ़ के अजंता और वेरूल के केव लेनी जो है, वहां लेके गए थे। उसमें एक बच्चा आया था जो वडार समाज का था, घुमक्कड़ जनजाति के। वडार यानी पत्थर काटने वाला। उसके घर से हमने उसको उठा के लाया था स्कूल में। तो उसकी दादी माँ थी, उसने उसके कमर में एक बांध के दिया। हमें कभी छोड़ता नहीं था, स्नान के समय भी वो था।
तो वेरुल के लेने में जब हम जाने लगे तो वो आश्चर्य से देखने लगा, ये कैसा है। और दौड़ के मेरे पास आ गया कि काका ये किसने खोदा है, ये किसने बनवाया है। मैं ढूंढने लगा यानी इतिहास के पन्ने ढूंढने लगा जो किताबों में पढ़ा है कि ये कहाँ लिखा है, कौन सी सदी में तैयार किया है, कौन राजा था, कौन ये था। वो ढूंढने के समय चामुंडराये करवियले बाहुबली का एक बहुत बड़ा कोल्हापुर के नजदीक, बेळगाव के नजदीक 700 फीट का पुतला है एक ही पत्थर में। वो मुझे ध्यान में आ गया। तो भी उसने कहा कि हमारे ही लोगों ने बनाया है, ऐसा लगता है। तो मैं देखने लगा उसको कि उसको कैसे ज्ञान, अभी अभी तो पहली कक्षा में आया है, कुछ इतिहास भी पढ़ा नहीं, कुछ किताबें नहीं पढ़ी, तो भी वो कहता है कि हमारे लोगों ने बनाया है। तो उसने उसके कमर से जो बांधा हुआ था वो निकाला। वो था एक ऐसा लोहे का जिसे गवंडी लोग इस्तेमाल करते हैं मकान बांधने वाले, नीचे क्या बोलते हैं उसको, हाँ ओळंबा, मराठी में ओळंबा। तो वो निकाला और पूरे जो वेरुल का जो कैलाश मंदिर है वो घूमते घूमते सारी बातें वो हमें बता रहा था। वहां गाइड था, उसको ये मालूम नहीं था, ये बता रहा था क्या थी अजंता और वेरुल में, ये क्या थी। वो बच्चा वडार का था, उसकी माता पिता सारे पत्थर काटते थे, आपने भी देखा होगा। रास्ते के बाजू में वडार महिला बैठती है और पाटा और वरवंटा, मराठी में खलबत्ता, चटनी पीसने का, पूरण पीसने का, ये जो रहता है पत्थर का, वो बराबर पाइथागोरस बोधायन के सूत्र के अनुसार वो बनाया जाता है। वो तो कहीं स्कूल में नहीं गई, पाठशाला में नहीं गई, तो ये बोधायन के सूत्र, पाइथागोरस के सूत्र तो अंग्रेज आए, पाठशाला बन गई, उसकी किताब में आए। आज भी कई गांव ऐसे हैं कि जहां स्कूल ही नहीं है, लेकिन ये मालूम रहता है। तो उसने देखा और कहा कि ये हमारे माता पिता ये करते हैं। अजंता में इतनी सारी मूर्तियां हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं, महानिर्वाण के समय की, आखिर क्षण है वो। उसके नाक, उसके आंखें, उसके कान, उसके हाथ पैर, सोते हुए एक कान के ऊपर काल रखा है और सो गया है। तो इतना नितळ कौशल्य है, बारीक कौशल्य। आंखें का है, अर्धोन मिलित है आंख। तो ये सारा उन्होंने मूर्तियों में कैसे किया होगा। मुझे ऐसा लगा कि ये शायद जो किताबों में लिखा है, पुरोहित ब्राह्मणों ने, उच्च वर्णीयों ने बहुजन समाज को ज्ञान नहीं दिया, तो ज्ञान नहीं दिया तो ये ब्राह्मण ने खुदवा होगा। लेकिन ये बेटा और ये समाज में जाति जाति है, जाति प्रथा गलत है या अच्छी है वो बाद में हम बताएंगे। लेकिन जाति यानी ज्ञाति, ज्ञाति यानी ज्ञ, ज्ञ, प्रत्येक अक्षर का कुछ ना कुछ ज्ञान है। तो फल क्षज्ञ ज्ञ आखिर में है। आखिर में क्यों है, पहले क्यों नहीं। ये पहले जो सीधे है, आखिर में ज्ञ है। पूरा ज्ञान आने के बाद ज्ञानी होता है। इसे 12 कड़ी में भी आखिर में ज्ञ है। ज्ञ जानाति इति ज्ञाति, ज्ञान जिसके पास है वो ज्ञाति। तो ये वडार, पाथरवट, सोमपुरा ऐसे देखेंगे, पूरी बस्ती, पूरे गांव में, पूरे तेलंगाना में, आंध्र में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, जहां जहां काला पत्थर है उसको काटने वाले, पत्थर को काटने वाले देखेंगे। तो जाति के पास, उस समाज के पास भूमिति का, ज्योमिति का, ज्योमेट्री का पूरा ज्ञान है।
वो भी ऐसा है कि चटनी पीसने का जो ऊपर का वरवंटा कहते हैं, पाटा और वरवंटा खलबत्ता, वो जो है गोल, वो भी कैसे करते हैं? सूत्र, शुल्ब सूत्र, उससे देखकर करते हैं। बराबर दोनों तरफ, एक नीचे है एक ऊंचा है, ऐसा भी नहीं। यहाँ जो मंदिर है, घाट है, पूरे भारत भर में गंगा का घाट है, नर्मदा के ऊपर के घाट है, गोदावरी के ऊपर के घाट है, पूरे भारत के मकान बनते हैं पत्थर के। उसके यदि हम अभ्यास करेंगे तो ये घुमक्कड़ जनजाति के पास भूमिति का पूरा ज्ञान है, खनिज का पूरा ज्ञान है, वस्त्रों का पूरा ज्ञान है। लमाण बंजारा का एक तांडा में मैं 40 साल पहले गया था, अभी नहीं रहा हूं कुछ। तभी हर एक के पास एक टकड़ी रहती है। टकड़ी को क्या कहते हैं मालूम नहीं हिंदी में, लेकिन ऐसी रहती है और उसको सूत निकलता है, ऐसे घुमाते हैं और कॉटन लगाकर वो धागा बन जाता है। हर एक के पास, हर बंजारा महिला, पुरुष, लड़के, लड़कियां, हर एक के पास वो रहती है और धागा बनाते हैं। हर एक के घर में, घर यानी वो टेंट, घर में उसकी ऐसी लड़ी रहती है सूत की, और साल भर में जितना कपड़ा लगता है वो हर एक आदमी, हर एक बच्चा अपने खुद कपड़े बनाता है। तो ये सारा का सारा ज्ञान, जिसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं यूरोप की, वो औद्योगिक क्रांति मनुष्य को रात भर दिन भर यंत्र से जुड़े हुए क्रांति हो गई। यहाँ मनुष्य ही अपने हाथों से करता था, मकान बांधता था। उसका आर्किटेक्ट जो है वो देखेंगे तो पूरे भारत में 200 प्रकार के मकान हैं प्रमुख, और छोटे छोटे कई होंगे। तो ये बनाने वाले गाड़िया लोहार, पाथरवट, लमाण, बंजारा, बेरड़, रामोशी, पारधी, टकारी, राजपूत, भामटा, ये सारे भेड़ बकरियां लेकर चराने वाले जो है, हमारे यहाँ धनगर कहते हैं, वहां कश्मीर के यहाँ गुज्जर कहते हैं। वो तो अफगानिस्तान से गढ़वाल तक आते जाते हैं, वहां ब्रह्मदेश से आकर गढ़वाल तक आते जाते थे। एक ही समाज, भेड़ बकरी गाय सारे लेकर घूमने वाले। ग्वाला जिसे कहा है, उसे तेलंगाना में, आंध्र में गोल्लार कहते हैं, घुमक्कड़ जनजाति। लाल गाय, कंधारी, लाल कंधारी, गिर, ये लेकर हजारों गाय का तांडा लेकर घूमते थे। तो उनके पास जो ज्ञान है वो घी बनाने तक पूरा ज्ञान, गाय को चराने का ही ज्ञान, सारा कपड़ा बनाने का ज्ञान है, गोधड़ी बनाने का है। जो कपड़े देते हैं पुराने तो उसकी गोधड़ी बनता है। तो ये सारा ज्ञान उनके पास है। वैदू नाम का समाज है जिसको अभी अंधश्रद्धा करते हैं, छोड़ दिया है। यदि वो डॉक्टर की जैसे दवाई देता है तो आज के कानून जो है उसको पकड़ के जेल में डालते हैं, आपको ये परवानगी नहीं है। लेकिन हजारों साल से, रामायण महाभारत से लेकर अभी 1857 तक हर जगह युद्ध थे, गांव गांव में झगड़े थे, घर घर में झगड़े थे, दो राज्यों में झगड़े थे, 1000 बार युद्ध हो गए, कई परकीय आक्रमण हो गए। तो इस आक्रमण ने किसी हाथ टूटे हैं, किसी के पांव टूटे हैं, किसी के सर टूटे हैं, हजारों लोग जख्मी हो गए। उनको क्या ऐसे ही मरा हुआ छोड़ा? नहीं, उनकी डागडुजी करना, उनकी दवा देना, उनको बांधना, अच्छे ढंग से उसका संस्कार, वैद्यकीय संस्कार जो है वो वैदू समाज का ही था। तो भी हम जरा ध्यान से देखेंगे, बंजारा या महिला जो है वो तो व्यापार के कौशल्य है, नृत्य के कौशल्य है, बोलने का यानी संवाद करने का भी कौशल्य है। एक एक महिला 4-5 भाषाएं जानती है। घुमक्कड़ जनजाति जो है महाराष्ट्र की, मैंने तो देखे, तेलुगु आती है, कानड़ी आती है, लमाण बंजारा की भाषा आती है। तो ये 4-5 भाषा, हिंदी तो सबकी ही भाषा है।
और खुद की एक अलग गुप्त भाषा भी है। ये गुप्त भाषा क्यों है? कोई आ गया परकीय आदमी तो वो ध्यान देता है और उसी के अनुसार उसको आक्रमण करता है, जानकारी लेता है, तो अपनी जानकारी उसको मिलनी नहीं चाहिए, इसलिए भाषा में भी प्रयोग किया है। त की भाषा होती है, च की भाषा होती है, स की भाषा होती है, क की भाषा होती है। वो अलग अलग प्रकार के भाषा बदलते रहते हैं और लोगों को मालूम पड़ता है। तो ये सारे ज्ञानी है, जिनको औषधि का ज्ञान है, जिनको पर्यावरण का ज्ञान है, तिथि वार नक्षत्र युग ये सारे मालूम है। गटका पड़े भी हम पंचांग देखते हैं या कैलेंडर देखते हैं तो हमें आज की तारीख क्या है समझती है, लेकिन घुमक्कड़ जनजाति जो है वो पूरा आसमान पे देखते हैं, आसमान देखते हैं और जानते हैं कि आज कौन सा दिन है। तो ये सारी जानकारी होते हुए भी उनको पिछड़ा वर्ग कहा गया, मागास कहने लगे और उनकी ज्ञान का उपयोग कुछ भी नहीं। व्यापार करते थे तो अंग्रेज आने के पहले, मुगल आने के पहले पूरा विश्व का व्यापार भारत का लमाण, बंजारा और घुमक्कड़ जनजाति ही करते थे। वो करते समय भी ऐसी बात थी कि जिस किसान के यहाँ से, जिस कारीगर के यहाँ से वो हथियार, औषधि, दवाएं, मूर्तियां लेते थे उसको पैसे नहीं देते थे। बेचने के बाद 3 साल के बाद आने के बाद पैसे देते थे। इतना विश्वास उनके ऊपर था। यहाँ विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने तो संशोधन किया भीमबेटका का, उसमें भी उनको एक लमाणों का तांडे का एक मार्ग मिला और उस मार्ग में वो जाते समय सारा धन लेके नहीं जाते थे। जहां बेहों के वहां खुदवाते थे और एक चबूतरा बनाकर वहां वेताल या ऐसे कोई मंदिर देवताएं रखते थे और नाच गाना करते थे, लोगों को जरा घबराना कि इसको हाथ नहीं लगाना, ये भूत है, पिशाच है, वेताल है, लेकिन वहां उन्होंने धन रखा था। तो ऐसे उसका संशोधन वाकणकर जी ने भी किया है। भीमबेटका में देखेंगे कई प्रकार के चित्र है, रंगित है, 2 कलर तो है ही, गेरुआ कलर और सफेद कलर, लेकिन नीला कलर है, पीला कलर है, लाल कलर है, रंग है। और अभी 40,000 साल, 10,000 साल होते हुए भी वो रंग गए नहीं। अजंता वेरूल के रंग देखेंगे मूर्तियों के ऊपर के, वो भी गए नहीं। इतने 1000 साल हो गए, इतने शतक हो गए तो भी वो वॉश नहीं हुए। अभी हम जाते हैं दुकान में तो वहां लिखा है रंग की गारंटी नहीं, कलर की गारंटी नहीं। आज के जमाने में कलर की गारंटी नहीं देते, लेकिन 30,000 साल पहले के भीमबेटका के जो चित्र है, अजंता वेरूल के चित्र है, वो कभी गए नहीं। इस रंग का ज्ञान भी उनके पास है। बेलदार नाम की एक जनजाति है जो पत्थर का जो होता है उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं, चूना, मिट्टी, और उसके ऊपर फिर इस दीवार के ऊपर चित्र निकालते हैं। अजंता वेरूल में ऐसा ही है, कई वाड़ों में ऐसा है, यहां भी आपको दिखाई देगा। वो जो है वो कैसा है, वो बेलदार समाज अजंता वेरूल के पास एक गांव है, 40 गांव के नजदीक बेलदारवाड़ी, वहां उन्होंने एक गाढ़ा किया था जो बैल लगाकर पत्थर का ये रहता है ऐसा चूना बनाने का, उसमें बेलफल डालते थे, जो गुड़ होता है उस गुड़ क्या मणि निकलते हैं वो डालते थे, कई प्रकार करते थे। और केली बनाना जो है उसका पौधा जो है उसका रस निकालते थे, वो कलर जो होगा चूना होगा उसमें डाल के, और अलग अलग प्रकार के कलर नैसर्गिक, पळस का फूल हो, ऐसे कई प्रकार के फूल उसमें डालकर रंग बनाते थे। तो वो रंग है हजारों साल से नहीं। इतना ज्ञान है। एक लमाण तांडा लिया, एक वैदू का तांडा लिया, एक पारधियों का तांडा लिया, बेरड रामोशी जो कर्नाटक के बाजू में ज्यादा है उनकी बस्ती ले ली,
तो उस बस्ती में मकान बांधने की कला है, पत्थर काटकर उसमें मूर्ति बनाने की कला है, सौंदर्य शास्त्र वो जानते हैं, बुनना जानते हैं, अलग अलग प्रकार की सारा ज्ञान। तो ये कहां से आ गया? तो ऐसा लगता है कि 10,000 साल पहले, 50,000 साल पहले किसी ने ये संशोधन किया होगा, और वो संशोधन एकदम सबसे नीचा है, सबसे पिछड़ा है, सबसे एकदम कोने में रहता है, पहाड़ों में रहता है, वहां तक पहुंचा है। भारत का कोई भी आदमी, घुमक्कड़, सभी जनजातियों में ये ज्ञान है। यहाँ बुरहानपुर में 20-25 साल पहले मैं आया था और एक जनजाति मिली, ऐसे ही या लमाण बंजारा जैसे ही रहते थे, वो कागज बनाने वाली थी। उनके पास सारे कागज, हैंडमेड पेपर बनाने का सारा यंत्र था, लकड़ी का था, और डब्बे में वो कागज, सारे कपड़े कॉटन के, ये कुछ पन्ने वो डालकर उसका पूरा बनाकर कागज बना देते। तो भारत में पुराना साल, कई सालों से कागज बनाना, गांव-गांव जाकर देना, तीर्थ क्षेत्र में आप जाएंगे तो मूर्तियां बनाने वाले, पीतल की है, तांबे की है, आज तो प्लास्टिक की मिलती है वहां, पीतल, तांबा और पत्थर मिलता ही नहीं। तो इतना सारा सौंदर्य शास्त्र, कपड़े बुनने का शास्त्र, रेशम काटने का, निकलने का शास्त्र, रेशम तो कोश रहता है, वहां से निकलकर फिर से वो बनाना है। भेड़ बकरी के यहाँ से वुलन निकलने का शास्त्र, शस्त्र बनाने का शास्त्र। हमारे यहाँ शिकलगार नाम की जनजाति है। गुरु गोविंद सिंह जी ने गाड़िया लोहार के कई लोगों को अपने साथ लिया और उनको शस्त्र बनाने को कहा। वो सारे गुरु गोविंद सिंह के साथ सिख बन गए, आधे बन गए, पूरे बनने घुमक्कड़ थे। उसमें से केरल में गाड़िया लोहार की एक बड़ी बस्ती है, केरल में है राजस्थान के, वो गुरु गोविंद सिंह को भी जानते हैं। वहां राजा और नीली, इन दोनों ने त्रावणकोर के जो महाराजा थे उनको, जैसे राणा प्रताप जंगल में घूमने लगे, वैसे वो अंग्रेजों ने राज लिया और उन दोनों ने शस्त्र बनाने का गोदी थी वहां, जहाज बनाने की, वो पूरी की पूरी राजस्थान से गाड़िया लोहार की बस्ती है। और उनको उन्होंने उसको हरा दिया। नेपोलियन बोनापार्ट का जो सेनापति था, जो यहाँ आया था, उसको हरा दिया। उन दोनों को भी फांसी दिया। हर एक जनजाति, घुमक्कड़ जनजाति में ऐसे कई क्रांतिकारक हो गए। लमाण बंजारा में छोटू सिंह लमाण बंजारा में, और एक बीड जिले में एक क्रांतिकारक हो गया धर्मा प्रताप बंजारी। उसका तो एक पोवाड़ा है, एक घाव से उसने अंग्रेज को और घोड़ा को काट दिया था। अंग्रेज और घोड़ा को काटने वाला कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, कैसी तलवार होगी वो। ऐसे हर एक बेरट रामोशी में उमाजी नाइक थे। तो ऐसी सारी जनजाति यहाँ जब घुमक्कड़ है, इनके पास ज्ञान था, उनके पास पूरा का पूरा विश्व का ज्ञान था। विश्व में क्या क्या नई चीजें आ रही है वो लेके आते थे। यहाँ भारत में चांदी नहीं होती थी। लमाण बंजारा औरतें देखेंगे हम तो 10-15 किलो की चांदी, सिल्वर उनके अंग में रहती है। तो इतने श्रीमंत, इतने अच्छे, इतने लड़ाकू, पूरे भारत को ज्ञान देने वाले, पूरे विश्व को अनाज से लेकर सारी चीजें देने वाले, आज भारत में भिखारी जैसे बन गए हैं। और इसकी वजह है अंग्रेजों का यहाँ आना। अंग्रेजों ने उनको क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया। वो व्यापार करते थे, उनके हाथ से व्यापार लेना है तो उनको क्रिमिनल घोषित किया। कई लोगों को, करोड़ों लोगों को उसी समय 100 साल में फांसी पे लटकाया, जेल में डाला। 50 जेल थे, कराची से लेकर पुणे तक। वो 50 जेल में लाखों लोग, कुटुंब का कुटुंब, फैमिली उठाकर उसमें डालते थे।
तो 100 साल तक वो क्रिमिनल घोषित हो गए। वडार कैकाड़ी जिनके पास ज्ञान था उनको अंदर डाल दिया और किताबों में लिखा कि ये गुनहगार है, ये चोर है, ये दरोडेखोर है, ये डाकू है। तो इसलिए ये समाज से वो दूर गए। हमने इसके ऊपर सामाजिक समरसता मंच घुमंटू जनजाति विकास परिषद की ओर से उसी ज्ञान के आधार पर एक पाठशाला शुरू की है, गुरुकुलम पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम, जो अभी 16-17 साल हो गए। वहाँ पॉटरी का ज्ञान है, वहाँ कास्टिंग भी 5वीं कक्षा के बच्चे लड़के लड़कियां करते हैं। वहाँ औषधि बनाते हैं, औषधि लगाते हैं, दवाइयां बनाते हैं, उसके कई दवाइयों के पेटेंट भी लिए हैं। ऐसे सभी प्रकार के कारागिर वहां आकर अपना ज्ञान देते हैं बच्चों को। प्राचीन परंपरा के अनुसार शिक्षा देने का एक प्रयोग वहां पुणे के नजदीक हो रहा है। घुमंटू जनजाति कैसे ज्ञानी थे, कैसे ये थे। अभी काली बंगा नाम की एक मोहनजोदड़ो जैसी एक साइट है, जैसे राखी गढ़ी है, उसके ऊपर संशोधन हुआ है और उसमें भी इस जनजाति का ज्ञान, ऐसे समाज पूरा सर्वांग परिपूर्ण ऐसा समाज, हिंदू समाज, भारतीय समाज, उसकी सारे अवशेष वहां मिल रहे हैं। तो वहां से लेकर 10-12 हजार साल से लेकर आज तक जो ज्ञान की परंपरा के अनुसार जीता है, उसको गुनहगार कैसे घोषित कर सकते हैं? वो अपने हैं, पूरे भारतीय है और किसी ने उसको शहर से नगर से बाहर नहीं ढकेला है। वो आज भी उनके पास ज्ञान है। उसी के अनुसार यदि उनकी शिक्षा हो जाती तो इंजीनियर, लड़ाकू, सेनापति, डॉक्टर, कलाकार, कारागिरी सारे के सारे उसमें से मिलते हैं। मेरा जो कहना था वो संक्षेप में आपके सामने रखा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि। बहुत ही नई, रोचक और कुछ तो चौंका देने वाली जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। आजकल हम बहुत बार सुनते हैं क्लाइमेट चेंज, नेचर कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट। मुझे लगता है कि ये सारे घुमंतू एक प्रकृति पूजक रहे हैं और ज्ञान के साथ विज्ञान की जानकारी भी इनके साथ थी। आपने बहुत सारा परंपरागत ज्ञान और उसके बारे में आपके अनुभव बताए, लेकिन सकते हैं जो श्रोताओं में से आ सकते हैं। और उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ये घुमंतू जनजाति के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं, कुछ मिथ है और वास्तविकता उससे बहुत भिन्न है। जैसे आपने थोड़ा सा उसका वर्णन भी किया कि 1857 से पहले वाले जितने सारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन हुए उसमें सारे लोग आगे थे। कंटा मामा भील हो या नीलमा नायक हो या वीरा सिंह, ये सारे लोगों ने सिर्फ सहभागिता नहीं की, लेकिन ये आगे आके नेतृत्व भी देने लगे। तो मेरा प्रश्न है कि आपके अनुभव में ये भ्रम और वास्तविकता के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? भ्रम फैलाना यही सेक्युलर, पुरोगामी, मिशनरी और मुल्ला मौलवी इन लोगों का काम था। मैकाले ने तो कहा ही है कि मुझे भारत की जो ज्ञानी लोग हैं, पूरा समाज, उसको उनकी जड़ों से मुझे तोड़ना है। इसलिए मैं अलग से शिक्षा की तजवीज करूंगा। और उसने 100 साल में भारत को काला अंग्रेज बनाने का वो ये सारा भ्रम फैलाने का ही है। किताबों में भी यही लिखा है, जितने सारे आत्मकथन घुमंटू लोगों के हैं उसमें भी उन्होंने यही भ्रम से लिखा है कि हम क्या है, हमें किसने किया है, मनु ने किया है। तो मनु तो ऐसा कोई ये करने वाला कोई इतना बड़ा
सम्राट, ऐसा नहीं था। तो ये अंग्रेजों की नीति थी। वो आर्थिक दुर्व्यवस्था यूरोप की जो थी, यूरोप का दारिद्र्य जो था, वो दूर करना है तो भारत को लूटना है, और भारत को लूटना है तो भारत की सारी व्यवस्थाएं अपने हाथ में आनी चाहिए। न्याय पंचायत ये इनकी बहुत सारी इसमें जनजाति की थी। तो भ्रम ये है कि ये पिछड़े हैं, मागास है, और देखते हैं हम जब उनके पास जाते हैं, बैठते हैं, रहते हैं। अभी 30-40 साल हो गए, मैं अलग अलग जनजातियों में गया हूँ, रहा हूँ, और ध्यान में ऐसा आता है कोई भी चीज नहीं है ऐसी आज की कि जो उनको मालूम नहीं है। और ये एक ही जनजाति का नहीं, भारत के कोने कोने में गएंगे तो भी यही अनुभव होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्रोताओं में बहुत सारे साहित्यिक, लेखक, कवि, जिनका प्रदीर्घ अनुभव। इसमें थोड़ा सा सभी में भ्रम ही कहेंगे कि इनको आधुनिक बनाना है या वैसे के वैसे रखना है। आधुनिक की व्याख्या ही गलत है। आधुनिक यानी पैंट शर्ट पहनेगा, बूट पहनेगा, अंग्रेजी बोलेगा, ये आधुनिक है या ज्ञान से आधुनिक है? आज का जो ज्ञान है, जो अभी मोबाइल आता है, तो मोबाइल में सारा ज्ञान रहता है। अभी सर्च और रिसर्च हमने पहले सत्र में देखा। तो ये जो ज्ञान है वो उसमें पैदा हुआ लड़का या लड़की के पास 5-6 साल के आता है। तो ये इसी के अनुसार आज भी विश्व भर में कपड़ा चाहिए, दवाइयां चाहिए। कोरोना के इसमें देखे पारदी, बंजारा, इनके पाल, इसके ऊपर हम घूमे थे, 10-12 बार गए, लेकिन एक ही कोरोना बाधित वहां नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? तो उनके पास ज्ञान जो है उसका उपयोग वो करते थे, और वो उपयोग अभी अभी सभी जगह होने लगा है कि जो गिले, क्या कहते हैं उसको, हाँ, अमृता कहते हैं संस्कृत में। वो अमृता जो है उससे सभी कोई भी रोग हो वो दूर हो सकता है। वो उनको मालूम है, नीम का मालूम है, हल्दी का मालूम है, सभी चीजें उनको मालूम है। तो उनको शिक्षा देनी है। अभी इनके साथ बात कर रहा था, ये जो धुरड़ हर घर में रहता है, कॉकरोच, वो देखकर लड़कियां और महिलाएं चिल्लाती है, भाग जाती है। लेकिन वो मेडिकल में जाती है, 90% मार्क मिलके। जिसने कभी खीला नहीं मारा है, दीवार के ऊपर, लकड़ी के ऊपर हथौड़ा लेकर, हैमर लेकर खीला नहीं मारा है, वो ऑपरेशन करने के लिए मेडिकल में जाता है। 90% मार्क मिलते हैं इसलिए, और ज्यादा ड्रॉप आउट इनका दिखता है। ये घुमंटू, आदिवासी, ये सारे जो है इनका क्यों दिखता है? वो किताबों में जो लिखा है वो ज्ञान पढ़त ज्ञान है, पढ़ने से आने वाला ज्ञान है। किताब खोलने से ही वो समझता है, किताब में से ही उसके सवाल जवाब जो है उसमें से ही आते हैं। इनको सारी दवाइयां मालूम है, इसके पौधे मालूम है, जल का उपयोग कैसे करना है, कम से कम कैसे करना है, सारी चीजें मालूम है। हार्ड जितने युद्ध हुए उसमें इन लोगों ने ही दवाइयां दी है। तो ये देखेंगे तो ये भ्रम, उन्हीं के अनुसार शिक्षा पद्धति, उन्हीं के अनुसार पाठ्यक्रम, उन्हीं के अनुसार घुमंटू पाठशाला, उनके साथ जाने वाली पाठशाला। महाराष्ट्र में ऐसी 200 पाठशालाएं हैं। पाला, वर्चीशा, पाल यानी उनका मकान, नंदी बैल लेकर जाने वाले उनके साथ जाते हैं, लेकिन वो नहीं सिखाते।
लिखना और पढ़ना सिखाते हैं, बाकी सारा ज्ञान जो है वनौषधि से लेकर आधुनिक वैद्यकीय का है। तो ऐसे यदि हम करेंगे तो भ्रम दूर हो जाएगा और उनमें से क्रांतिकारक है, उनका इतिहास है, वो इनको सिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। उनके चित्र नहीं थे, हमने उनमें से ही जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बिठाकर कपड़े पुराने पहनकर उनके फोटो निकालकर उनके क्रांतिकारकों के चित्र दे दिए उनको। तो ये करना चाहिए। उनका इतिहास, घुमंटू जनजाति का इतिहास उनको समझेंगे। जैसे हम शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह का इतिहास देखते हैं और हमें शौर्य का ये आता है, वैसे उनको दारिद्र्य से बाहर आना है तो उसको प्रतिष्ठा देनी चाहिए। अभी थोड़ी थोड़ी प्रतिष्ठा केंद्र सरकार की ओर से आ रही है, कुछ ना कुछ इसमें आयुष में जो जनजाति के पास ज्ञान है उसको भी नई शिक्षा प्रणाली में मान्यता देने के प्रावधान है। तो ऐसे हो सकता है आगे चलकर। बहुत बढ़िया। आज का युवा अगर उनके पास जाए, करीब जाए और समझे तो ये भ्रम भी दूर हो जाएंगे और वो सहयोग भी कर पाएगा। आखिरी एक प्रश्न लेंगे कि उनकी समय की मर्यादा। गुरु जी, मेरा एक सवाल इस घुमंतू जनजाति को लेकर है। जैसे आपने कहा है कि इनकी दरिद्रता दूर करना है, इनको समाज की मुख्य धारा में लाना है, क्योंकि इनका कोई पॉलिटिकल नेटवर्क नहीं होता है, राजनीतिक नेतृत्व नहीं होता है। मैं खंडवा जिले से आता हूँ। खंडवा जिले में भी बहुत सारी ऐसी घुमंतू जनजातियाँ हैं, वो कुछ कुछ गाँव में रहती हैं। वो वर्षों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और सरकार भी इन्हें समाज में समानता का अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। ये लोग मांग करते हैं कि हमें भी कुछ आरक्षण इस तरह से दिया जाए जिससे हम समाज की मुख्य धारा में शैक्षणिक आर्थिक रूप से शामिल हो जाए, लेकिन इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। कारण यह है कि इनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं होता है। संक्षेप में प्रश्न पूछें। जी, तो मैं बिना भूमिका के। पूरी से यही जानना चाहता हूँ कि क्या इस लेवल पर भी कोई काम हो रहा है? आप क्योंकि बड़े स्तर पर बैठते हैं वैसे अभी जो सारा काम चल रहा है उसका एक परिणाम रूप जो है वो दिखाता हूँ। पारधी जनजाति है, वैदू, पारधी, लमाण, उस जनजाति में लिखा पढ़ी नहीं थी, स्कूल में जाते नहीं थे। अपना स्कूल शुरू हो गया 4 जगह, बच्चे आने लगे। अभी 10,000 फैमिली, 10,000 का मतलब यह है कि 2 या 3 ऐसा नहीं है, 10 या 12, एक डजन भर बच्चे रहते हैं उनके यहाँ। तो ऐसे 10,000 फैमिली जो है उनमें से पिछले साल 21 को जितने सारे स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्राम पंचायत, जिला परिषद इलेक्शन हो गए, उसमें 100 से ज्यादा औरतें, लड़कियां जो यमगरवाड़ी में पढ़ के गई है, वो अपने ग्राम पंचायत में उन्होंने अपने नाम लिखवा दिए, मतदार सूची में लिखवा दिए। 2 या 3 घर रहते हैं, उनके मतदाता कोई नहीं है, 2 या 3, तो भी 100 से ज्यादा चुन के आए पूरे महाराष्ट्र में। महानगर पालिका में सोलापुर में एक लड़का चुन के आया, उपमहापौर बना। पूना यूनिवर्सिटी, पूना महानगर में पुणे यूनिवर्सिटी के नजदीक जो एरिया है, प्रभाग है, उसमें से यमगरवाड़ी में पढ़ी हुई पारधी लड़की राजश्री काळे वो चुन के आई। तो ये नया जो फॉर्मूला है लोकशाही और आधुनिक बनने का, वो तो अपनाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन परंपरागत ज्ञान के आधार पर अपना जीना कैसा अच्छा रहेगा, भारतीय कैसे बनेंगे, वो उनको देखकर जानते हैं। एक उदाहरण है, उनमें अंग भर कपड़ा नहीं रहता है, लंगोट रहता है, धोती भी नहीं, ऐसे घुमक्कड़ लोग दिखाई देते हैं। हमारा गणपति, हमारा राम, हमारा कृष्ण, हमारा भगवान शिव, शंकर, ये सारे कैसे धोती पहने हुए, ऊपर सब कुछ कपड़ा नहीं है। ये कपड़ा पहनने की ज्यादा आदतें अंग्रेज आ गई, कभी से आ गई। कोट पीट पहनना, ये इतना ये नहीं था।
जहाँ ठंड है वहां है, पंजाब वहां है, लेकिन नीचे जाएंगे तो सिर्फ नीचे लुंगी या धोती, ऊपर कुछ भी नहीं। तो भगवान भी ऐसे ही है। तो ये सांस्कृतिक रूप से भी देखेंगे तो ज्यादातर ये हिंदू भारतीय संस्कृति के आज भी वाहक है, दूत है। वो नहीं जानते, वो मानते हैं। अभी एक कानून निकला है, जो कानून को विरोध करना मालूम है किसी को, पारधी लोगों ने विरोध किया। कानून है, महाराष्ट्र शासन ने सभी शिक्षण संस्थाओं को कहा है, जब आप नया प्रवेश लेंगे स्कूल में, कोई जनजाति का हो, कोई घुमक्कड़ हो, तो इसके पहले हिंदू नहीं लिखना, सिर्फ जाति लिखना। क्यों नहीं लिखना? तो हिंदू महार, हिंदू मांग, हिंदू नंदीवाला, हिंदू दोषी, हिंदू पारधी, हिंदू लमाण बंजारा, ये हिंदू निकालो, ऐसा कानून क्या है? जो लिखेगा स्कूल का टीचर, उसको सजा है, उनको नहीं। तो हमने उन लोगों को कहा कि अभी जनगणना आ रही है, उसमें भी ये आएगा आपको, तो आपको ये बताना है कि आप हिंदू ही है। तो ये ऐसा प्रबोधन उसमें करना चाहिए, तो अपने आप वो खड़े हो सकते हैं। एक संक्षिप्त सवाल कविता जी से, इसके बाद फिर हम रुक जाते हैं। पीयूष जी, माइक मिलेगा तो हमको? गुरुजी प्रणाम आपको, बहुत सुंदर सत्र के लिए बधाई देती हूँ। और मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहूंगी। जैसे हमारे उत्तराखंड में भी जो स्थान विशेष हैं, वहाँ पर 6 प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं, लेकिन वे स्थायी रूप से निवास करती हैं। थोड़ा मार्गदर्शन यह चाहती हूँ कि क्योंकि इनके रीति रिवाज, इनका पारंपरिक ज्ञान भी घुमंतुओं से बिल्कुल मिलता है, तो क्या इस इतिहास के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि उनका उनसे संबंध है या वे पहले से ही वहां पर उसी तरीके से रहते थे? अंग्रेज शासन आने के बाद और स्वतंत्रता के बाद घूमना बंद हो गया। एक तो पहाड़ों में जंगल थे, अरण्य थे, वन थे, वहीं से उनको कुछ मिलता था। कारागिरी सभी जगह थी, गड़िया लोहार, अभी ट्रैक्टर आने लगे, अभी कई प्रकार बदल गए, जीने के प्रकार, किसान के प्रकार, किसान खेती करने के प्रकार, औजारों के प्रकार। अभी टाटा ही सारी चीजें बनाते हैं और गांव-गांव तक जाती है लोहे की, तो इनके हाथ से कौन लेगा? तो ये सारी चीजें होगी, इसलिए वो धीरे धीरे स्थिर होने लगे तालुका प्लेस पे, गांव के यहाँ। लेकिन जहाँ रहते वो जमीन भी उनकी नहीं रहती। पारधी तो जमीन में रहते ही नहीं, घूमते रहते ही, आप पुलिस पीछे लगते। लेकिन ऐसी बस्ती हो तो उनका एक तो पहला डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, उनके पास क्या ज्ञान है। हमारा जो गुरुकुल है, वहाँ जब नया बच्चा आता है स्कूल में, तो हम पहले क्या करते हैं, उसका पूर्व ज्ञान क्या है। वैद्य है तो क्या क्या जानता है वो, कौन सी दवाइयाँ जानता है, पौधे कौन से जानता है, भाषा में क्या क्या प्रयोग करता है, ये हम सब लिख के रखते हैं और उसी के अनुसार हम पाठ्यक्रम बदलते हैं। हमारे यहाँ एक कोल्हाटी समाज का आ गया, एक नट, यहाँ बिहार और उधर का एक नट समाज का आ गया। अभी सभी जगह घूमने लगे लोग, नौकरी नहीं, पानी नहीं, इसलिए गांव छोड़कर जा रहे हैं। तो पूना में भी आ गया। हम उसको देखने के पश्चात हमें लगा कि अरे इसको अच्छा बातें करना है, उसको रामायण महाभारत आता है, उसको अच्छा नृत्य आता है। 6-7 साल का बेटा, उसकी बहन है, वो उत्तम नृत्य करते हैं, तो हमने उसको नृत्य सिखाना शुरू किया। तो उसकी रुचि बढ़ गई और उसको पढ़ाना शुरू किया। तो उसने कहा ये पौधा का है, ये काहे का है, ये काहे का है। रंग बनाते हैं वो मेकअप करने के लिए। वो उस साल उसने नृत्य के बाद कई प्रकार के पन्ने लाए, कई प्रकार के फूल लाए और रंग बनाए। तो ये ज्ञान तो आज सभी विश्व भर में केमिकल युक्त कोई खाता भी नहीं है। तो आगे चलकर घर कैसा चाहिए, क्या चाहिए, इसके पास ज्ञान है। उसी के अनुसार हमने उसकी पाठ्यक्रम तैयार किया है। वो अभी 9वीं कक्षा में आ गया है
आगे चलकर वो जे स्कूल में जाएगा बम्बई में, बहुत बड़ा कारीगर बनेगा, पेंटर बनेगा। हमारे यहाँ मधुबनी हमने शुरू की प्रशिक्षण, उसी की यहाँ से की। वो छोटा था, उसने जो चित्र निकाले और जाकर कलर बनाए, हम बॉटल से कलर लेते हैं, दुकान से लाते हैं, उसने अपने कलर बनाए। तो वो मधुबनी हमारा पूरा गुरुकुल का नक्शा बदल लिया उसने। तो ये ज्ञान है। अभी जो आते हैं, जितने सारे देखने के लिए आते हैं, वो देखकर ही खुश हो जाते हैं, यार ये कैसा स्कूल है, ऐसा स्कूल होना चाहिए। तो हमने कहा ये हमारा गुरु है। तो ऐसे उनमें से बड़े करके वो कोई शिक्षक, कोई आचार्य बनेंगे, तो उनके समाज में भी लगेगा कि हम कुछ देने वाले भी है, ज्ञान देने वाले हैं, सिर्फ लेने वाले नहीं, सिर्फ भिखारी नहीं है, ऐसा है। तो ऐसा आप सर्वे करो, देखो क्या है उसमें से आज के इसमें उपयुक्त क्या है, और जो उपयुक्त नहीं लगता है वो जरा ढूंढ कर देखना चाहिए, सर्च करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। हो सकता है वो आगे चलकर उपयुक्त हो जाएगा। बहुत सुंदर। गिरीश जी, घुमंतु जनजाति के जीवन चरित्र, उनकी जानकारी के ऊपर एनसाइक्लोपीडिया है। आज वो हमारे साथ रहेंगे। आपके अन्य प्रश्न होंगे तो सत्र के पश्चात आप उनसे मिल सकते हैं और उनसे चर्चा कर सकते हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमें जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत तालियां।